नमस्कार। आज हम लेकर के आए हैं हिंदी के जाने माने आंचलिक कथाकार उपन्यासकार फणीश्वर नाथ रेणु जी का रिपोर्टाज इस जल प्रलय में। यह रिपोर्टाज 1975 में पटना, बिहार की राजधानी पटना है, उसमें आई बाढ़ का वर्णन किया गया है रेणु जी के द्वारा। ये रिपोर्टाज उनके रिपोर्टाज संग्रह ऋणजल धनजल में कुत्ते की आवाज़ शीर्षक से संकलित किया गया था और इस रिपोर्टाज को जाबिर हुसैन साहब ने अपनी पत्रिका साक्ष्य में इस जल प्रलय के नाम से संपादित किया, प्रकाशित किया और वहीं से ये रिपोर्टाज लेकर के NCERT के द्वारा 9वीं कक्षा के लिए निर्धारित हिंदी की पूरक पुस्तक कृतिका भाग 1 में संकलित किया गया है। ये रचना काफ़ी महत्वपूर्ण है आज के इस दौर में, जब हम एक महामारी स्वास्थ्य के क्षेत्र की बड़ी आपदा, वैश्विक आपदा कोरोना वायरस से जो पैदा हुई है, उसके दौर से जब हम गुजर रहे हैं। एक महामारी हम अपनी आँखों से देख रहे हैं और तरह तरह के दृश्य हमें दिखाई देते हैं, तरह तरह की पीड़ाएं, परेशानियां, मौत, अस्पताल में जूझते डॉक्टर, नर्सें और समाज में जूझते लोग, मज़दूरों की परेशानी वो हम देख रहे हैं। उन्हें अखबारों की सुर्खियां बनते हुए हम पढ़ रहे हैं और एक प्राकृतिक आपदा बाढ़ कुछ लोगों को उसका ठोस अनुभव होगा और संभवतः कुछ विद्यार्थियों को उस तरह का अनुभव नहीं होगा। लेकिन हमारे सामने फणीश्वर नाथ रेणु जी अपने रिपोर्टाज के माध्यम से बाढ़ की विभीषिका, बाढ़ का प्रलयकारी रूप चित्रित करते हैं। तो ये जो आपदा जिससे हम गुजर रहे हैं वो भी जीवंत हो उठती है, उस पे भी हम सोचने को विवश हो जाते हैं। इस रिपोर्टाज में लेखक उस दौर से गुजरता है, उसे तरह तरह की रेडियो के माध्यम से, अलग अलग संचार माध्यमों से सूचनाएं मिल रही हैं, लोगों को मिल रही हैं और लोग भी जा कर के वहाँ जहाँ पे बाढ़ का मंजर है उसे देखने के लिए उतावले हैं। लेखक अपने कवि मित्र के साथ रिक्शा पे सवार हो कर के उस स्थान पे जाता है जहाँ बाढ़ का विनाशकारी रूप देख रहे हैं लोग और उसके बारे में तरह तरह की चर्चाएं हैं। लोग उस पे तरह तरह की प्रतिक्रियाएं व्यक्त कर रहे हैं। बहुत सारे लोग इस आपदा के समय को एक मनोरंजनकारी एक पल के रूप में देख रहे हैं। कुछों के लिए ताश खेलना उस समय में महत्वपूर्ण है, कुछ लोग पान खा रहे हैं और लेखक उस पूरे मंजर को देख करके उदास हो जाता है और
उसे दूसरी जो उसने बचपन से लेकर के अब तक जो जो बाढ़ देखी है उसे उसके दृश्य नज़र आते हैं। वो घर पे जाता है तो सूचनाएं दी जा रही हैं कि रात तक पानी वहाँ भी पहुँच जाएगा। लोग आवश्यक सामान जुटा रहे हैं, जो सामान आपदा के समय ज़रूरी होता है। हो सकता है कि बाढ़ जब पानी भर जाए घरों में तो छतों पे रहना पड़े, और छतों पे किस किस सामान की ज़रूरत है। कुछ दवाइयों की बुनियादी जो दवाइयाँ आम तौर पे लोग लेते हैं उसकी ज़रूरत हो सकती है। ईंधन, चूल्हा जलाने के लिए माचिस की ज़रूरत होगी, ईंधन की ज़रूरत होगी, पीने के पानी की ज़रूरत होगी। अब बाढ़ की जो विभीषिका है उसमें पानी का प्रलयकारी रूप, विनाशकारी रूप देखने को मिलता है, लेकिन उसी बाढ़ के अंदर पीने के पानी का संकट पैदा हो जाता है। क्योंकि बाढ़ का पानी आता है तो नाले नालियों से जो गंदगी है उसके साथ मिल जाती है, और वो बहुत दुर्गंधपूर्ण वातावरण भी हो जाता है पैदा। तो ऐसे में किस किस तरह से लोग लगे हुए हैं उस आपदा के समय को। कुछ लोग मनोरंजन के तरीके से भी देखते हैं, जो लोग परेशानियां झेलते हैं वो अलग तरह से देखते हैं, और उसमें भी कुछ लोग इस वक्त को खुशी खुशी भी बिता रहे हो सकते हैं। तो तरह तरह के चित्र इस रिपोर्टाज में हमें देखने को मिलेंगे, और इसमें बिहार की जो वहाँ नदियाँ, नहरें हैं उनके नाम होंगे, पटना के आसपास के स्थानों के नाम होंगे, जिन जिन बाढ़ को जिस जिस समय की बाढ़ को लेखक याद कर रहा होगा वहाँ के दृश्य होंगे, वहाँ के नाम होंगे, और कुछ कठिन शब्द भी होंगे जो हमारे विद्यार्थियों को हो सकता है खटकें, उन्हें पूरा रचना का अर्थ समझने में थोड़ी सी मुश्किल पैदा करें। लेकिन फिर भी यदि विद्यार्थी पूरी निरंतरता में इस रिपोर्टाज को सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो उन्हें काफ़ी बड़ा, काफ़ी महत्वपूर्ण अनुभव होगा, ऐसा हमारा मानना है। और निश्चय ही ये रचना हमारे अनुभवों में वृद्धि करने वाली होगी। तो शुरू करते हैं इस रचना का पाठ, और फिर इस पे कोई बातचीत की संभावना तलाशते हैं। इस जल प्रलय में लेखक फणीश्वर नाथ रेणु। मेरा गांव ऐसे इलाके में है जहां हर साल पश्चिम, पूरब और दक्षिण की कोसी, पनार, महानंदा और गंगा की बाढ़ से पीड़ित प्राणियों के समूह आकर पनाह लेते हैं। सावन भादों में ट्रेन की खिड़कियों से विशाल और सपाट परती वो भूमि जिस पर खेती नहीं की जा सकती, जो बंजर भूमि है, विशाल और सपाट परती पर गाय, बैल, भैंस, बकरों के हजारों झुंड मुंड देखकर ही लोग बाढ़ की विभीषिका का अंदाजा लगाते हैं। परती क्षेत्र में जन्म लेने के कारण अपने गांव के अधिकांश लोगों की तरह मैं भी तैरना नहीं जानता, किंतु 10 वर्ष की उम्र से पिछले साल तक बॉय स्काउट, स्वयंसेवक, राजनीतिक कार्यकर्ता अथवा रिलीफ वर्कर की हैसियत से बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में काम करता रहा हूँ। और लिखने की बात,
हाई स्कूल में बाढ़ पर लेख लिखकर प्रथम पुरस्कार पाने से लेकर धर्म युग में कथा दशक के अंतर्गत बाढ़ की पुरानी कहानी को नए पाठ के साथ प्रस्तुत कर चुका हूं। जय गंगा 1947, डायन कोसी 1948, हड्डियों का पुल 1948 आदि छुटपुट रिपोर्टाज के अलावा मेरे कई उपन्यासों में बाढ़ की विनाश लीलाओं के अनेक चित्र अंकित हुए हैं। किंतु गांव में रहते हुए बाढ़ से घिरने, बहने, धंसने और भोगने का अनुभव कभी नहीं हुआ। वह तो पटना शहर में सन 1967 में ही हुआ, जब 18 घंटे की अविराम वृष्टि के कारण पुन का पानी राजेंद्र नगर, कंकड़ बाग तथा अन्य निचले हिस्सों में घुस आया था। अर्थात बाढ़ को मैंने भोगा है शहरी आदमी की हैसियत से। इसलिए इस बार जब बाढ़ का पानी प्रवेश करने लगा, पटना का पश्चिमी इलाका छाती भर पानी में डूब गया, तो हम घर में ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, पीने का पानी और काम्पोज की गोलियां जमा कर बैठ गए और प्रतीक्षा करने लगे। सुबह सुना राजभवन और मुख्यमंत्री निवास प्लावित हो गया है। प्लावित होना, जल में डूबना। सुबह सुना राजभवन और मुख्यमंत्री निवास प्लावित हो गया है। दोपहर में सूचना मिली गोलघर जल से घिर गया है। यूँ सूचना बांग्ला में इस वाक्य से मिली थी, जानो गोलघर डूबे गाछो। और 5 बजे जब कॉफ़ी हाउस जाने के लिए तथा शहर का हाल मालूम करने निकला, तो रिक्शा वाले ने हंसकर कहा, अब कहाँ जाइएगा, कॉफ़ी हाउस में तो अबले पानी आ गया होगा, चलो पानी कैसे घुस गया है वही देखना है। कहकर हम रिक्शा पर बैठ गए। साथ में नई कविता के विशेषज्ञ व्याख्याता आचार्य कवि मित्र थे, जो मेरी अनवरत, अनर्गल, अनगढ़, गद्यमय स्वगतोक्ति से कभी बोर नहीं होते। धन्य हैं। मोटर, स्कूटर, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, ट्रक, टमटम, साइकिल, रिक्शा पर और पैदल लोग पानी देखने जा रहे हैं। लोग पानी देखकर लौट रहे हैं। देखने वालों की आंखों में, जुबान पर एक ही जिज्ञासा, पानी कहाँ तक आ गया है। देखकर लौटते हुए लोगों की बातचीत, फ्रेजर रोड पर आ गया क्या, पार कर गया। श्री कृष्णापुरी, पाटलिपुत्र कॉलोनी, बोरिंग रोड, इंडस्ट्रियल एरिया का कहीं पता नहीं। अब भट्टाचार्जी रोड पर पानी आ गया होगा, छाती भर पानी है। वीमेंस कॉलेज के पास डुबाव पानी है, आ रहा है, आ गया, घुस गया, डूब गया, बह गया। हम जब कॉफ़ी हाउस के पास पहुँचे, कॉफ़ी हाउस बंद कर दिया गया था। सड़क के एक किनारे एक मोटी डोरी की शक्ल में गेरुआ झाग फेन में उलझा पानी तेजी से सरकता आ रहा था। मैंने कहा, आचार्य जी आगे जाने की ज़रूरत नहीं, वो देखिए आ रहा है मृत्यु का तरल दूत। आतंक के मारे मेरे दोनों हाथ बरबस जुड़ गए और सभ्य प्रणाम निवेदन में मेरे मुंह से कुछ अस्फुट शब्द निकले। हाँ, मैं बहुत कायर और डरपोक हूँ। रिक्शा वाला बहादुर है, कहता है चलिए ना थोड़ा और आगे। भीड़ का एक आदमी बोला, ए रिक्शा, करंट बहुत तेज है, आगे मत जाओ। मैंने रिक्शे वाले से अनुनय भरे स्वर में कहा, लौटा ले भैया, आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं। रिक्शा मोड़कर हम अप्सरा सिनेमा हॉल, सिनेमा शो बंद के बगल से गांधी मैदान की ओर चले। पैलेस होटल और इंडियन एयरलाइंस के दफ्तर के सामने पानी भर रहा था। पानी की तेज धारा पर लाल हरे नियम विज्ञापनों की परछाइयाँ सैकड़ों रंगीन सांपों की सृष्टि कर रही थी। गांधी मैदान की रेलिंग के सहारे हजारों लोग खड़े देख रहे थे। दशहरा के दिन रामलीला के राम के रथ की प्रतीक्षा में जितने लोग रहते हैं उससे कम नहीं थे। गांधी मैदान के आनंद उत्सव, सभा सम्मेलन और खेलकूद की सारी स्मृतियों पर धीरे धीरे एक गैरिक आवरण
आच्छादित हो रहा था। हरियाली पर स्नेह स्नेह पानी फिरते देखने का अनुभव सर्वथा नया था। इसी बीच एक अधेड़, मुस्टंड और गंवार जोर जोर से बोल उठा, इह जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलट कर देखने भी नहीं गए, अब बूझो। मैंने अपने आचार्य कवि मित्र से कहा, पहचान लीजिए, यही है वह आम आदमी जिसकी खोज हर साहित्यिक गोष्ठियों में होती रहती है। उसके वक्तव्य में दानापुर के बदले उत्तर बिहार अथवा कोई भी बाढ़ ग्रामीण क्षेत्र जोड़ दीजिए। शाम के 7:30 बज चुके और आकाशवाणी के पटना केंद्र से स्थानीय समाचार प्रसारित हो रहा था। पान की दुकानों के सामने खड़े लोग चुपचाप उत्कीर्ण होकर सुन रहे थे। पानी हमारे स्टूडियो की सीढ़ियों तक पहुंच चुका है और किसी भी क्षण स्टूडियो में प्रवेश कर सकता है। समाचार दिल दहलाने वाला था। कलेजा धड़क उठा। मित्र के चेहरे पर भी आतंक की कई रेखाएं उभरी, किंतु हम तुरंत ही सहज हो गए, यानी चेहरे पर चेष्टा करके सहजता ले आए, क्योंकि हमारे चारों ओर कहीं कोई परेशान नज़र नहीं आ रहा था। पानी देखकर लौटते हुए लोग आम दिनों की तरह हंस बोल रहे थे, बल्कि आज तनिक अधिक ही उत्साहित थे। हाँ, दुकानों में थोड़ी हड़बड़ी थी। नीचे के सामान ऊपर किए जा रहे थे। रिक्शा, टमटम, ट्रक और टेम्पो पर सामान लादे जा रहे थे। खरीद बिक्री बंद हो चुकी थी। पान वालों की बिक्री अचानक बढ़ गई थी। आसन्न संकट से कोई प्राणी आतंकित नहीं दिख रहा था। पान वाले के आदमकद आईने में उतने लोगों के बीच हमारी ही सूरतें मुहर्रमी नज़र आ रही थीं। मुझे लगा अब हम यहाँ थोड़ी देर भी ठहरेंगे तो वहाँ खड़े लोग किसी भी क्षण ठठाकर हम पर हंस सकते थे। ज़रा इन बुज़दिलों का हुलिया देखो, क्योंकि वहाँ ऐसी ही बातें चारों ओर उछाली जा रही थीं। एक बार डूब ही जाए, धनुष कोटि की तरह पटना लापता न हो जाए कहीं, सब पाप धुल जाएगा। चलो गोल घर के मुंडे पर ताश की गड्डी लेकर बैठ जाएं। बिस्को मान बिल्डिंग की छत पर क्यों नहीं? भाई यही माकूल मौका है। इनकम टैक्स वालों को ऐन इसी मौके पर काले कारोबारियों के घर पर छापा मारना चाहिए। आसामी बामाल। राजेंद्र नगर चौराहे पर मैगजीन कॉर्नर की आखिरी सीढ़ियों पर पत्र पत्रिकाएं पूर्ववत बिछी हुई थीं। सोचा एक सप्ताह की खुराक एक ही साथ ले लूं। क्या क्या ले लूं? हेडली चेज या एक ही सप्ताह में फ्रेंच जर्मन सिखा देने वाली किताबें अथवा योग सिखाने वाली कोई सचित्र किताब। मुझे इस तरह किताबों को उलटते पलटते देखकर दुकान का नौजवान मालिक कृष्णा पता नहीं क्यों मुस्कुराने लगा। किताबों को छोड़ कहीं हिंदी, बांग्ला और अंग्रेज़ी सिनेमा पत्रिकाएं लेकर लौटा। मित्र से विदा होते हुए कहा, पता नहीं कल हम कितने पानी में रहें। बहरहाल जो कम पानी में रहेगा वह ज़्यादा पानी में फंसे मित्र की सुधि लेगा। फ्लैट में पहुंचा ही था कि जनसंपर्क की गाड़ी भी लाउड स्पीकर से घोषणा करती हुई राजेंद्र नगर पहुंच चुकी थी। हमारे गोलंबर के पास कोई भी आवाज़ चारों बड़े ब्लॉकों की इमारतों से टकराकर मंडराती हुई 4 बार प्रतिध्वनित होती है। सिनेमा अथवा लॉटरी की प्रचार गाड़ी यहाँ पहुँचते ही भाइयों पुकार कर एक क्षण के लिए चुप हो जाती है। पुकार मंडराती हुई प्रतिध्वनित होती है, भाइयों भाइयों भाइयों। एक अलमस्त जवान रिक्शा चालक है जो अक्सर रात के सन्नाटे में सवारी पहुंचाकर लौटते समय इस गोलंबर के पास अलाप उठता है, सुन मेरे बंधु एरे न सुन मोरे मितवा वा वाया। गोलंबर के पास जनसंपर्क की गाड़ी से ऐलान किया जाने लगा, भाइयों ऐसी संभावना है कि बाढ़ का पानी रात्रि के करीब 12 बजे तक लोहानीपुर, कंकड़बाग और राजेंद्र नगर में घुस जाए, अतः आप लोग सावधान हो जाएं। प्रतिध्वनि
सावधान हो जाएं, सावधान हो जाएं। मैंने गृहस्वामिनी से पूछा, गैस का क्या हाल है? बस उसी का डर है, अब खत्म होने वाला है। असल में सिलेंडर में मीटर उटर की तरह कोई चीज़ नहीं होने से कुछ पता नहीं चलता, लेकिन अंदाज है कि 1 या 2 दिन कोयला है, स्टोव है, मगर किरासन एक ही बोतल। फिलहाल बहुत है, बाढ़ का भी यही हाल है। मीटर उटर की तरह कोई चीज़ नहीं होने से पता नहीं चलता कि कब आ धमके। मैंने कहा। सारे राजेंद्र नगर में सावधान सावधान ध्वनि देर तक गूंजती रही। ब्लॉक के नीचे की दुकानों से सामान हटाए जाने लगे। मेरे फ्लैट के नीचे के दुकानदार ने पता नहीं क्यों इतना कागज़ इकट्ठा कर रखा था, एक अलाव लगाकर सुलगा दिया। हमारा कमरा धुएं से भर गया। सारा शहर जगा हुआ है। पश्चिम की ओर कान लगाकर सुनने की चेष्टा करता हूँ। हाँ, पीर मुहानी या सालिमपुरा अहरा अथवा जनक किशोर नवल किशोर रोड की ओर से कुछ हलचल की आवाज़ आ रही है। लगता है 1-1:30 बजे रात तक पानी राजेंद्र नगर पहुँचेगा। सोने की कोशिश करता हूँ, लेकिन नींद आएगी भी नहीं। कंपोज की टिकिया अभी नहीं। कुछ लिखूं, किंतु क्या लिखूं? कविता? शीर्षक बाढ़ आकुल प्रतीक्षा। धत नींद नहीं, स्मृतियां आने लगीं एक एक कर, चलचित्र के बेतरतीब दृश्यों की तरह। 1947 मनिहारी, तब पूर्णिया कटिहार जिला के इलाके में गुरुजी स्वर्गीय सतीनाथ भादुड़ी के साथ गंगा मैया की बाढ़ से पीड़ित क्षेत्र में हम नाव पर जा रहे हैं। चारों ओर पानी ही पानी। दूर एक द्वीप जैसा बालूचर दिखाई पड़ा। हमने कहा, वहाँ चलकर ज़रा चहलकदमी करके टांगें सीधी कर लें। भादुड़ी जी कहते हैं, किंतु सावधान, ऐसी जगहों पर कदम रखने के पहले ये मत भूलना कि तुमसे पहले ही वहाँ हर तरह के प्राणी शरणार्थी के रूप में मौजूद मिलेंगे। और सचमुच चींटी चींटे से लेकर सांप बिच्छू और लोमड़ी सियार तक यहाँ पनाह ले रहे थे। भादुड़ी जी की हिदायत थी, हर नाव पर पकाही घाव। पानी में पैर की उंगलियां सड़ जाती हैं, तलवों में भी घाव हो जाता है। पकाही घाव की दवा, दिया सलाई की डिबिया और किरासन तेल रहना चाहिए। और सचमुच हम जहाँ जाते, खाने पीने की चीज़ से पहले पकाई ही घाव की दवा और दिया सलाई की मांग होती। 1949 उस बार महानंदा की बाढ़ से घिरे वापसी थाना के एक गांव में हम पहुँचे। हमारी नाव पर रिलीफ के डॉक्टर साहब थे। गांव के कई बीमारों को नाव पर चढ़ाकर कैंप ले जाना था। एक बीमार नौजवान के साथ उसका कुत्ता भी कुई कुई करता हुआ नाव पर चढ़ गया। डॉक्टर साहब कुत्ते को देखकर भीषण भयभीत हो गए और चिल्लाने लगा, अरे कुकुर नहीं, कुकुर नहीं, कुकुर को भगाओ। बीमार नौजवान छप से पानी में उतर गया। हमार कुकुर नहीं जाएगा तो हमहू नहीं जाएगा। फिर कुत्ता भी छपाक पानी में गिरा। हमारा आदमी नहीं जाएगा तो हमहू नहीं जाएगा। परमान नदी की बाढ़ में डूबे हुए एक मुसहरों की बस्ती में हम राहत बांटने गए। खबर मिली थी वे कई दिनों से मछली और चूहों को झुलसा कर खा रहे हैं, किसी तरह जी रहे हैं। किंतु टोले के पास जब हम पहुँचे तो ढोलक मंजीरा की आवाज़ सुनाई पड़ी। जाकर देखा, एक ऊंची जगह मचान बनाकर स्टेज की तरह बनाया गया है। बलवाही नाच हो रहा था। लाल साड़ी पहनकर काला कलूटा नटुआ दुल्हन का हाव भाव दिखला रहा था, यानी वह धानी है। घरनी धानी घर छोड़कर मायके भागी जा रही है और उसका घरवाला पुरुष उसको मना कर राह से लौटाने गया है। इस पद के साथ ही ढोलक पर द्रुत ताल बजने लगा। धा गिड़ गिड़ धा गिड़ गिड़ चकाए के चकधुम चकाए के चकधुम चकधुम चकधुम। कीचड़ पानी में लथपथ भूखे प्यासे नर नारियों के झुंड में मुक्त खिलखिलाहट लहरें लेने लगती है। हम रिलीफ बांटकर भी ऐसी हंसी उन्हें दे सकेंगे क्या?
शास्त्री जी आप कहाँ हैं? बलवाही नाच की बात उठते ही मुझे अपने परम मित्र भोला शास्त्री की याद हमेशा क्यों आ जाती है। ये एक बार 1937 में सिमरवनी शंकरपुर में बाढ़ के समय नाव को लेकर लड़ाई हो गई थी। मैं उस समय बालचर बॉय स्काउट था। गांव के लोग नाव के अभाव में केले के पौधे का भेला बनाकर किसी तरह काम चला रहे थे और वहीं जमींदार के लड़के नाव पर हारमोनियम तबला के साथ झिंझिर जल विहार करने निकले थे। गांव के नौजवानों ने मिलकर उनकी नाव छीन ली थी। थोड़ी मारपीट भी हुई थी और 1967 में जब पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर में घुस आया था, एक नाव पर कुछ सजे धजे युवक और युवतियों की टोली किसी फिल्म में देखे हुए कश्मीर का आनंद घर बैठे लेने के लिए निकली थी। नाव पर स्टोव जल रहा था, केतली चढ़ी हुई थी, बिस्कुट के डिब्बे खुले हुए थे। एक लड़की प्याली में चम्मच डालकर एक अनोखी अदा से नेस्कैफे के पाउडर को मथ रही थी, एस्प्रो बना रही थी शायद। दूसरी लड़की बहुत मनोयोग से कोई सचित्र और रंगीन पत्रिका पढ़ रही थी। एक युवक दोनों पाँवों को फैलाकर बांस की बग्घी से नाव खे रहा था। दूसरा युवक पत्रिका पढ़ने वाली लड़की के सामने अपने घुटने पर कोहनी टेक कर कोई मनमोहक डायलॉग बोल रहा था। पूरे वॉल्यूम में बजते हुए ट्रांजिस्टर पर गाना आ रहा था, हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का हो जी। हमारे ब्लॉक के पास गोलंबर में नाव पहुंची थी कि अचानक चारों ब्लॉकों की छतों पर खड़े लड़कों ने एक ही साथ किलकारियों, सीटियों, फबतियों की वर्षा कर दी और इस गोलंबर में किसी भी आवाज़ की प्रतिध्वनि मंडरा मंडरा कर गूंजती है। सो सब मिलाकर स्वयं ही जो ध्वनि संयोजन हुआ उसे बड़े से बड़े गुणी संगीत निर्देशक बहुत कोशिश के बावजूद नहीं कर पाते। उन फूहड़ युवकों की सारी एग्जिबिशनिज्म मतलब प्रदर्शनवाद तुरंत छूमंतर हो गई और युवतियों के रंगे लाल लाल ओंठ और गाल काले पड़ गए। नाव पर अकेला ट्रांजिस्टर था जो पूरे दम के साथ मुखर था, नैया तोरी मझधार होशियार होशियार, काहो राम सिंगार पनिया आ रहलो है, न आ रहलो है। 2:30 बज गए मगर पानी अब तक आया नहीं। लगता है कहीं अटक गया, अथवा जहाँ तक आना था आकर रुक गया, अथवा तटबंध पर लड़ते हुए इंजीनियरों की जीत हो गई शायद, या कोई दैवी चमत्कार हो गया। नहीं तो पानी कहीं भी जाएगा तो किधर से? रास्ता तो इधर से ही है। चारों ब्लॉकों के प्रायः सभी फ्लैटों की रोशनी जल रही है, बुझ रही है, सभी जगे हुए हैं। कुत्ते रह रहकर सामूहिक रुदन करते हैं और उन्हें राम सिंगार की मंडली डांट कर चुप करा देती है। चुप चुप। मुझे अचानक अपने उन मित्रों और स्वजनों की याद आई जो कल से ही पाटलिपुत्र कॉलोनी, श्री कृष्णपुरी, बोरिंग रोड के अथाह जल में घिरे हैं। जितेंद्र जी, विनीता जी, बाबू भैया, इंदिरा जी पता नहीं कैसे हैं, किस हाल में हैं वे। शाम को एक बार पड़ोस में जाकर टेलीफोन करने के लिए चोंगा उठाया। बहुत देर तक कई नंबर डायल करता रहा। उधर सन्नाटा था एकदम, कोई शब्द नहीं, टुंग फुंग कुछ भी नहीं। बिस्तर पर करवट लेते हुए फिर एक बार मन में हुआ कुछ लिखना चाहिए, लेकिन क्या लिखना चाहिए? कुछ भी लिखना संभव नहीं। और क्या ज़रूरी है कि कुछ लिखा ही जाए? नहीं। फिर स्मृतियों को जगाऊं तो अच्छा। पिछले साल अगस्त में नरपतगंज थाना चकरदाहा गांव के पास छाती भर पानी में खड़ी एक आसन्न प्रसवा, जिसे आजकल में ही बच्चा होने वाला हो, आसन्न प्रसवा हमारी ओर गाय की तरह टुकुर टुकुर देख रही थी। नहीं, अब भूली बिसरी याद नहीं। बेहतर है आंखें मूंद कर सफ़ेद भेड़ों के झुंड देखने की चेष्टा करूं। उजले उजले सफ़ेद भेड़, सफ़ेद भेड़ों के झुंड, किंतु सभी उजले भेड़ अचानक काले हो गए। बार बार आंखें खोलता हूँ, मूंदता हूँ, काले को उजला करना चाहता हूँ,
भेड़ों के झुंड भूरे हो जाते हैं। उजले भेड़ काले भूरे किंतु उजले उजले गेहूँ रंग के भेड़। ओई देखो ऐसे गेछे जल, झकझोर कर मुझे जगाया गया। घड़ी देखी, ठीक 5:30 बज रहे थे। सवेरा हो चुका था। आ रहलो है पनिया, पानी आ गए लो। हो राम सिंगार, हो मोहन रामचन्नर, अरे ओ। आंखें मलता हुआ उठा पश्चिम की ओर। थाना के सामने सड़क पर मोटी डोली की शक्ल में मुंह में झाग फेंल लिए पानी आ रहा है। ठीक वैसा ही जैसा शाम को कॉफ़ी हाउस के पास देखा था। पानी के साथ साथ चलता हुआ किलोल करता हुआ बच्चों का एक दल। उधर पश्चिम दक्षिण कोने पर दिनकर अतिथिशाला से और आगे बस्ती के पास बच्चे कूद क्यों रहे हैं? नहीं, बच्चे नहीं, पानी है। वहाँ मोड़ है, थोड़ा अवरोध है, इसलिए पानी उछल रहा है। पश्चिम उत्तर की ओर ब्लॉक नंबर 1 के पास पुलिस चौकी के पिछवाड़े में पानी का पहला रेला आया। ब्लॉक नंबर 4 के नीचे सेठ की दुकान की बाएं बाजू में लहरें नाचने लगीं। अब मैं दौड़कर छत पर चला गया। चारों ओर शोर कोलाहल, कलरव, चीख पुकार और पानी का कल रव, लहरों का नर्तन। सामने फुटपाथ को पार कर अब पानी हमारे पिछवाड़े में सशक्त बहने लगा है। गोलंबर के गोल पार्क के चारों ओर पानी नाच रहा है। आ गया। पानी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, चढ़ रहा है। करंट कितना तेज है। सोन का पानी है, नहीं गंगा जी का है। आ गए लोग। सामने की दीवार की ईंटें जल्दी जल्दी डूबती जा रही हैं। बिजली के खंभे का काला हिस्सा डूब गया। ताड़ के पेड़ का तना क्रमशः डूब रहा है। अभी यदि मेरे पास मूवी कैमरा होता, अगर एक टेप रिकॉर्डर होता, बाढ़ तो बचपन से ही देखता आया हूँ, किंतु पानी का इस तरह आना कभी नहीं देखा। अच्छा हुआ जो रात में नहीं आया, नहीं तो भय के मारे न जाने मेरा क्या हाल होता। देखते ही देखते गोल पार्क डूब गया, हरियाली लोप हो गई। अब हमारे चारों ओर पानी नाच रहा था। भूरे रंग के भेड़ों के झुंड, भेड़ दौड़ रहे हैं। भूरे भेड़, वह चाय वाले की झोंपड़ी चली गई। काश मेरे पास एक मूवी कैमरा होता, एक टेप रिकॉर्डर होता तो क्या होता। अच्छा है कुछ भी नहीं। कलम थी, वह भी चोरी चली गई। अच्छा है कुछ भी नहीं मेरे पास। तो ये था फणीश्वरनाथ रेणु का रिपोर्टाज इस जल प्रलय में। इस जल प्रलय में रचना हमने पढ़ी। इसमें बाढ़ को मृत्यु का तरल दूत कहा गया है। मृत्यु का तरल दूत जो पानी है, तरलता के साथ आता हुआ जैसे मौत का तांडव रचता है। और अलग अलग समय की बाढ़ के दृश्य हमारे सामने प्रस्तुत करते हुए लेखक ने दिखाया है कि किस तरह से बाढ़ जब आती है तो कितना नुकसान करके जाती है। और जो माल की हानि होती है, पैसे का नुकसान होता है, फसलें डूबती हैं, वो तो उसकी क्षतिपूर्ति तो हो सकती है, लेकिन जो जान चली जाती है बाढ़ के अंदर डूबने पे, वो उसकी कोई क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती। तो चूँकि बाढ़ मौत लेकर के आती है पशु पक्षियों, जीवों और मनुष्यों के लिए, इसलिए बाढ़ को मृत्यु का तरल दूत कहा गया है। आपदाओं से निपटने के लिए यदि हम बात सुझावों की करें तो इस समय हम एक आपदा से जूझ रहे हैं। कोरोना वायरस के कारण पूरे देश में लॉकडाउन का चौथा चरण चल रहा है और इस महामारी के दौर में भी कुछ लोग बहुत सहज अंदाज में इस पे मजाकिया एक तरह से
इसे मजाकिया रूप में ले रहे हैं। इन दृश्यों से बेखबर उदासीनता दिखाते हुए वो परवाह नहीं कर रहे हैं उन नियमों की, जिन नियमों की पालना करना हम सब के लिए ज़रूरी है। और वो क्या नियम हैं कि हम वायरस से बच पाएँ। नियम है कि हम शारीरिक दूरी रखें, एक दूसरे से दूर रहें। ये वायरस कभी भी हमें चपेट में ले सकता है और हमारे कारण, यदि हमारे अंदर वायरस है तो हमारे से दूसरे में ये वायरस तेज़ी से दूसरे तक पहुंच सकता है और एक तरह से मौत का तांडव ला सकता है। ये मृत्यु का दूत बनकर आया है और पूरी दुनिया के अंदर, हमारे देश के अंदर ही इससे संक्रमितों की जो संख्या है वो 1 लाख का आंकड़ा पार कर चुकी है। पूरी दुनिया के अंदर लाखों लोग और कितने हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। तो ऐसे में सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है। सामाजिक शारीरिक दूरी बनाए रखना, और जब हम बाहर निकलें तो हम मास्क लगा करके बाहर निकलें। आवश्यक हो तो ही बच्चे घर पे ही रहें तो बेहतर, और बच्चे अपने समय को बिताने के लिए किताबों का सहारा ले सकते हैं, और जो आपके पास पठन सामग्री भेजी जा रही है उसका सहारा ले सकते हैं। और इसके अलावा बार बार हाथ धोना बहुत ज़रूरी है। ये हमें अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बना लेना चाहिए कि हम बार बार हाथ धोएं, और अपने हाथों को बार बार मुंह के पास ना ले जाया जाए, ये आवश्यक है। सैनिटाइज अपने हाथ को करें जहाँ पानी और साबुन ना हो तो इन चीज़ों का ध्यान रख करके, और जब कोई आपदा आ जाती है तो आपदा से घिरे लोगों की मदद करना हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है। और बाढ़ के दृश्य में जैसे बहुत सारे सामान की ज़रूरत कि बाढ़ में जब फंस जाएंगे तो कुछ सामान की, जैसे कुछ खाद्य सामग्री, आलू आदि सहज रूप में हमारे पास होना चाहिए। चूल्हा जलाने का कुछ सामान होना चाहिए, पीने के लिए पानी होना चाहिए, दवाई होनी चाहिए। इस तरह से वो जुटाना, और फिर उन जो लोग सक्षम हैं वो लोग दूसरों की मदद करें, दूसरों को निकालें। जिस तरह से इस कोरोना महामारी के दौर में डॉक्टर, नर्स आदि अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं, और सफाई कर्मचारी जो बाहर निकल करके सफाई करते हैं, और उनके लिए सुरक्षा उपकरणों की बहुत ज़रूरत है। और लोग जो कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, पुलिस के लोग, प्रशासन के अधिकारी, कर्मचारी तरह तरह की जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। अध्यापक घरों में पहुंच करके मिड डे मील वितरित कर रहे हैं और सर्वे कर रहे हैं। आंगनवाड़ी वर्कर लगी हुई हैं, आशा वर्कर लगी हुई हैं, तरह तरह के लोग, तरह तरह की जिम्मेदारियां। सामाजिक कार्यकर्ता जो मजदूर इधर उधर जा रहे हैं, कहीं ठहरे हुए हैं, उनके लिए खाना बनवा रहे हैं, वितरित कर रहे हैं। ऐसे लोग जिनके रोज़गार चले गए हैं, उन लोगों तक रोटी पहुँचे। इस तरह की बहुत सारी जिम्मेदारियां हम सब की बनती हैं आपदा के समय में। तो इस तरह के और बहुत सारे प्रश्न आपके मन में पैदा हो सकते हैं। इस रिपोर्टाज को पढ़ करके आज के समय में इसकी प्रासंगिकता बहुत ज़्यादा है, और आज के समय में जो ज़रूरतें हैं उस पे भी, और इस रिपोर्टाज के बारे में भी आपके मन में सवाल पैदा हो सकते हैं। और इस रचना को पढ़ करके इससे संबंधित सवालों का हल किया जा सकता है। जैसे ये रिपोर्टाज लिखा गया है, हमारे विद्यार्थियों के सामने जो दृश्य इस समय चल रहे हैं
उस पर आप एक रिपोर्टाज, एक छोटी सी रिपोर्टाज लिखने की कोशिश करें। ये एक आपके लिए गृह कार्य है और इसे विद्यार्थी ध्यान से सुने। और फिर हम अब इस वीडियो के साथ आपसे विदा लेते हैं। इससे संबंधित प्रतिक्रियाओं का हमें आप इंतज़ार रहेगा, आपके सवालों का भी इंतज़ार रहेगा और आपके रिपोर्टाज के आप अपने अनुभव लिखें इस कोरोना महामारी के दौर के, उस रचना का भी हमें इंतज़ार रहेगा। आप जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस रचना को शेयर करें ताकि और विद्यार्थी भी इससे लाभान्वित हो सकें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।